हेलो एवरीवन, स्टडी विथ पैसेसिक में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में उत्तर मुगल काल को समाप्त कर लिया था और हम लोग आज की वीडियो में उसी को आगे बढ़ाएंगे और एक नया टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मुगल साम्राज्य का विघटन। आपका टॉपिक क्या है आज? मुगल साम्राज्य का विघटन तथा अनेक क्षेत्रीय राजवंश की स्थापना। तो हम लोग आज के वीडियो में ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि होता क्या है कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद के जितने भी जो मुग़ल बादशाह आते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं। तो उन्हीं के समय में क्या होता है कि तीन तरह के राज्यों का उदय होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं वो राज्य कौन कौन से थे। सबसे पहले क्या होता है, ये तीन जो राज्य रहते हैं वो सबसे पहले जो रहता है आपका उत्तराधिकारी राज होता है। क्या होता है? उत्तराधिकारी राज। और इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं आपके, वो जिसकी जो उदय होता है इन राज्यों का, वो होता है बंगाल उत्तराधिकारी राज में, और दूसरा होता है आपका अवध, और तीसरा आपका हैदराबाद। तो उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन सा आ जाएगा? बंगाल, अवध और हैदराबाद। और जो विद्रोही राज्य रहेंगे आपके, विद्रोही राज्य, इसमें आपके आएंगे सिख, मराठा, जाट राज्य और अफगान राज्य। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से राज्य थे, विद्रोही राज्य में कौन कौन से। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से मुगलों के विघटन के बाद इनमें से कौन उत्तराधिकारी राज्य है। तो ऑप्शन में स्टेटमेंट वाइज पूछता है बंगाल, अवध, हैदराबाद, और एक आपको दे देगा शायद मराठा, और स्टेटमेंट पूछता है एक, दो या तीन, तीनों सही, या ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, या वन और टू करेक्ट, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये आपको ये राज्य मतलब याद होने चाहिए। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर विद्रोही राज्य तक देख लिया। अब जो तीसरे तरह का जो राज्य था वो आपका था मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर राज्य। क्या था? मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर का राज्य। अब इसका मतलब क्या है? असल में ये ऐसे राज्य थे जिनका कभी भी मतलब मुगलों का प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ऐसे कौन कौन से राज्य थे जहाँ मुगलों का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो कर्नाटक का आपका मैसूर था, कर्नाटक का मैसूर हो जाएगा। अगला आपका कालीकट, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, केरल में पड़ता है। और ये तीसरा क्या था आपका? त्रावणकोर, ये भी आपका केरल पे पड़ेगा। तो ये थे तीन तरह के राज्य। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य, ठीक है। सबसे पहला जो आपका आएगा वो बंगाल। बंगाल राज्य के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो इसका जो संस्थापक था वो था मुर्शिद कुली खान। एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि बंगाल का संस्थापक या फिर बंगाल का प्रथम नवाब ये कौन था। तो आपका ये आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, मुर्शिद कुली खान से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम क्या होता है कि इसकी जो राजधानी होती है, इसने ये क्या करता है कि पहले ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को कर लेता है। तो इसकी राजधानी क्या थी इसके समय में? मुर्शिदाबाद। ये भी कई बार पूछा गया है। और ये कहाँ आएगा आपका? पश्चिम बंगाल में। तो मुर्शिद कुली खान की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। और इसने एक प्रथा लागू किया था जिसको आप लोग बोलते हैं इजारेदारी प्रथा। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये किस चीज़ से संबंधित था आपका? ये भूमि सुधार प्रणाली से संबंधित था। इजारेदारी प्रथा किसके द्वारा लाया गया था? मुर्शिद कुली खान के द्वारा लाया गया था। और जो अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो मुर्शिद कुली खान था ये साउथ इंडियन ब्राह्मण था। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं, यह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। कौन था आपका? ये मुर्शिद कुली खान। तो ये मुर्शिद कुली खान से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी हैं और पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट किसी वगैरह एग्ज़ाम में। तो आपको ये याद रखना है।
अब हम एक बार बंगाल के नवाबों का क्रम देख लेते हैं। असल में ईयर तो सबके इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक दो दो या तीन लोगों का ईयर आप याद रखेंगे, लेकिन आपको इनका ना क्रम तो याद रहना चाहिए। क्या रहता है, कभी कभी ना क्रम पूछ लेता है आपसे। तो जो बंगाल का जो प्रथम नवाब होगा, जैसा कि मैंने बताया कि जो मुर्शिद कुली खान, ये बंगाल का प्रथम नवाब होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला आपका होगा सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। नेक्स्ट आपका कौन आएगा, सरफराज खान। ये आपको क्रम याद रहना चाहिए, ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट जो है आपका, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो होगा अली वर्दी खान। हम लोग इसके बारे में देखेंगे, अभी चर्चा करेंगे। फिर आपका आता है मीर जाफ़र, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मीर जाफ़र से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद जो आपका आएगा मीर कासिम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब जब मीर कासिम जब नवाब से हटेगा तो वापस से फिर मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया जाएगा। अच्छा हाँ, ये लोग का ईयर देख लेते हैं। मीर जाफ़र का क्या होता है, दो दो बार कार्यकाल आएगा। तो जो प्रथम कार्यकाल, इसका जो प्रथम चरण रहता है वो 1757 से लेकर 1760 तक रहेगा, और मीर कासिम का 1760 से 1763 रहेगा। और वापस से जब मीर जाफ़र बैठेगा बंगाल के नवाब के पद पर, तो उसका कार्यकाल 1763 से लेकर 1765 तक रहेगा। और मीर जाफ़र के बाद जो आपका जो नवाब बनेगा बंगाल का, वो होगा नजमुद्दौला। ये भी आपको इसका क्रम याद रखना, नजमुद्दौला के बारे में। और नजमुद्दौला के बाद आपका बनेगा सैफुद्दौला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। कौन बनेगा, सैफुद्दौला। ठीक है। और जो लास्ट, जो बंगाल का जो अंतिम नवाब रहेगा, वो बनेगा आपका मुबारक दौला। मुबारक दौला, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स, ये थे बंगाल के नवाबों के क्रम जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग अली वर्दी खान के बारे में देखेंगे, क्योंकि इन लोग से तो वैसा इंपॉर्टेंट कुछ आएगा नहीं एग्ज़ाम में। आपको बस इनका नाम याद रखना है और क्रम याद रखना है। क्वेश्चन आपका अली वर्दी खान से आता है, एक दो तीन पॉइंट इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो आइए अली वर्दी खान के बारे में देखते हैं। ये रहा। तो इसका जो प्रथम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको मिर्ज़ा मोहम्मद खां की संज्ञा भी दी जाती है। इसका एक और नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद खान। किसका था, अली वर्दी खान का। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है, इसने क्या किया था, यूरोपियन की तुलना किससे की थी, मधुमक्खियों से की थी। यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से की थी। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका बोलना था कि अगर अंग्रेज को हम परेशान करेंगे, अर्थात यानी कि यूरोपियन से अंग्रेज को हम लोग परेशान करेंगे, तो ये हमें मधुमक्खियों की तरह काट खाएंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ इसका बोलना था, अगर हम लोग इन लोग के साथ अच्छे से रहेंगे तो ये हमको शहद देंगे। तो इसका मतलब ये है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो आपका अली वर्दी खां हो जाएगा। ठीक है। अब जो अगला जो इम्पोर्टेंट जो बंगाल का नवाब आएगा आपका, वो होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल देखते हैं। सबसे पहले इसका कार्यकाल आपका होगा 1756 से लेकर 1757 तक। किसका, सिराजुद्दौला का। इसके समय एक इम्पॉर्टेंट युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में देखने को मिलता है। और ये किसके बीच होगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, यानी अंग्रेज़ों के बीच होता है। अंग्रेज़ों से कौन नेतृत्व करेगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। यहाँ बंगाल का नवाब कौन रहेगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें जीतता कौन है, रॉबर्ट क्लाइव की विजय होगी और पराजय सिराजुद्दौला की। तो ये था दोस्तों प्लासी का लड़ाई। अब प्लासी की लड़ाई को हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि असल में ये प्लासी का लड़ाई हुआ क्यों था, इसका कारण क्या था। जो सबसे पहला जो कारण, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा व्यापारी दस्तावेज का दुरुपयोग। अब इसका मतलब क्या है कि असल में जो देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि
जो फ़र्रुखसियार जो मुग़ल बादशाह रहता है वो अंग्रेज़ों को टैक्स फ्री व्यापार करने का फरमान जारी करता है। तो इसी चीज़ का ये लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। जो वहाँ के बंगाल के नवाबों को दिक्कत होने लगता है, उनके पास प्रॉपर टैक्स नहीं आ पाता है, जिस कारण से प्लासी की युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है। दूसरा क्या एक घटना होता है, ब्लैक होल की घटना। ये कब देखने को मिला था? 1756 में। और इसके रचयिता कौन है? हॉलवेल। अब ये ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल की घटना क्या है, असल में होता क्या है, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक अंधेरी काल कोठरी रहती है जिसमें क्या करता है, जो नवाब सिराजुद्दौला रहता है वो उसमें करीब वो एक ऐसी काल कोठरी रहती है ना जिसके अंदर ऑक्सीजन आता ही नहीं है, ऐसी काल कोठरी रहती है। तो उसमें क्या करता है ये नवाब की कम से कम 146 अंग्रेज, लगभग 150 के आसपास अंग्रेज़ों को उसमें बंदी बना लेता है, ठीक है। और उसमें कम से कम लगभग मैक्सिमम अंग्रेज़ों की मौत हो जाती है दम घुटने से। बचे खुचे 20-25 अंग्रेज बचते हैं जो बाद में निकल के आते हैं। तो इसी घटना को बोला जाता है ब्लैक होल की घटना, जिसके रचयिता हॉलवेल है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि ब्लैक होल की घटना किसके काल में हुई थी, तो सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। और इसके रचयिता का नाम पूछता तो वो हॉलवेल द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये भी आपका प्लासी के युद्ध का कारण बनता है, ब्लैक होल की घटना। और अगला कारण क्या बनेगा आपका, वो होगा सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता के किले पर अधिकार। सिराजुद्दौला जो रहता है वो कलकत्ता के किले पर अधिकार कर लेता है। तो ये भी एक कारण था प्लासी के युद्ध का, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि सिराजुद्दौला इसमें हार जाता है। अब ये पराजय का कारण क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे लिखा है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कूटनीति तथा सेनापति मीर जाफर का अंग्रेजों के साथ जा मिलना। अब इसका मतलब क्या है, होता क्या है कि जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है, ठीक ना, ये एक देखता है कि जो नवाब के दरबार मतलब सिराजुद्दौला जो नवाब रहता है उस टाइम, उसके दरबार में ना षड्यंत्र रचना मतलब शुरू करता है। वहाँ पे सबसे पहले तो करता है कि आपस में लोगों को भड़का देता है, एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। और दूसरा ये देखता है कि ये जो मीर जाफ़र रहता है ना, इसको थोड़ा सत्ता का लालच रहता है, तो इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाएगा। कौन? रॉबर्ट क्लाइव ये बोलेगा जाके मीर जाफ़र को कि आप हमें नवाब सिराजुद्दौला को लड़ाई में हराने के लिए मदद करो, हमारी मदद करो लड़ाई में। और वापस में जब जब हम हटाएंगे सिराजुद्दौला को, और वापस से आपको नवाब बनाएंगे। मतलब मीर जाफ़र को सत्ता का लालसा ये मतलब और ज़्यादा दिखा देता है। तो बोलता है कि वही कि मीर जाफ़र को कि आप हमें नवाब को हटाने में मदद करो, युद्ध में मदद करो हमारा, और हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का। तो यही होता है कि मीर जाफ़र जाके अंग्रेज़ों से जा मिलेगा, और जिस कारण से ये प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाएगा और अंग्रेज़ जीत जाएंगे। तो ये कारण था पराजय का, रॉबर्ट क्लाइव का कूटनीति, और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है प्लासी के युद्ध के बाद ना, जो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो रहता है, जो किसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा? मीर जाफ़र को। बंगाल का नया नवाब फिर सिराजुद्दौला को हटाकर किसको नवाब बनाएंगे? मीर जाफ़र को। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों को एक चीज़ दिक्कत हो जाता है, ये जो मीर जाफ़र रहता है ये किसी काम का रहता नहीं है। हर चीज़ जाके अंग्रेज़ों से पूछे कि मैं छोटे छोटे चीज़ों में कि ये मैं कैसे करूँ, ये कैसे होगा। तो ये एक तरह का अयोग्य शासक था, तो अंग्रेज़ों को थोड़ा दिक्कत ही हो रहा था एक तरह से। तो अंग्रेज फिर से इसको क्या कर, इसको ना वापस हटा देंगे यहाँ से, इस बंगाल के नवाब से के पद से इसको हटाएंगे, और फिर किसको बनाएंगे बंगाल का नवाब? वो बनाएंगे मीर कासिम को। तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो मीर कासिम रहेगा, मीर कासिम, अब जो बंगाल का नवाब कौन हो गया? मीर कासिम हो गया। अब इसका कार्यकाल पहले देख लेते हैं हम लोग। वो होगा 1760 से लेकर 1763 तक। और ये जो मीर कासिम रहेगा आपका, मीर कासिम, ये योग्य व स्वाभिमान शासक था। और ये क्या करेगा कि
अंग्रेज़ों के मामले में हस्तक्षेप करना चालू कर देगा। इसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगा कि अंग्रेज़ यहाँ पे टैक्स फ्री व्यापार कर रहे हैं, हमारे पास टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, तो ये मतलब ये बंगाल को नवाब को दिक्कत होने लगता है, तो उसी पे हस्तक्षेप करेगा। तो अंग्रेज़ों को इससे भी दिक्कत होने लगी, तो कैसे करें आप? तो अंग्रेज़ फिर क्या करेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ मैंने लिखा कि अंग्रेज़ों के मामले में हस्तक्षेप करना शुरुआत कर देगा कौन? मीर कासिम। तो अंग्रेज़ क्या करेंगे, फिर से वापस जो नवाब बनाएंगे, मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना देंगे। जैसा कि आप देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वापस फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिए। वापस फिर से नवाब कौन बना आपका? मीर जाफ़र, और ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनेगा। तो अब नवाब के पद से मीर कासिम हट गया और किसको बना दिया गया? मीर जाफ़र को। अब इसी सिलसिले में एक आपको युद्ध देखने को मिलता है जिसको आप किस नाम से जानते हैं? वो है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो ये रहता है बक्सर के युद्ध का कारण। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है बक्सर का युद्ध, तो यही कारण था। अब इस समय आप देखिए जैसे बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब आपका मीर जाफ़र था। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका कौन हो जाएगा? मीर जाफ़र। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर ऐसा पूछे कि बंगाल का गवर्नर कौन था बक्सर के युद्ध के समय, तो उस टाइम वेंसी टाट था। मैंने आपको बताया था जब हम लोग गवर्नर जनरल वाला टॉपिक कर रहे थे शुरुआत वाले वीडियो में। तो बंगाल का नवाब उस टाइम कौन था? ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था बक्सर के युद्ध के समय। ठीक है, अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध देखिए जैसे मीर कासिम को पद से हटा दिया गया, तो ये बक्सर के युद्ध में मीर कासिम आपको दिखेगा, मीर कासिम लड़ेगा। और दूसरा जो रहेगा आपका मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। दूसरा कौन रहेगा आपका? सेकंड नंबर वाला शाह आलम द्वितीय। और जो तीसरा जो लड़ता है अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो ये तीन लोग मिलके बक्सर के युद्ध की कमान संभालेंगे। और ये किससे लड़ेंगे? आपके कैप्टन हेक्टर मुनरो। और इसमें जीतता कौन है? हेक्टर मुनरो। मतलब अंग्रेज़ों की जीत हो जाएगी एक तरह से और ये तीनों की हार होगी। तो ये था बक्सर का युद्ध आपका यहाँ पे समाप्त। अब यहाँ पे बक्सर युद्ध तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या होता है, युद्ध को जीतने के बाद जो क्या होता है कि अंग्रेज़ों को एक तरह से क्या होता है, बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। बक्सर युद्ध जीतने के बाद 1764 में अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा कदम आगे देखने को मिलेगा आपको। इसका दूरगामी प्रभाव यह देखने को मिलता है कि इस युद्ध ने भविष्य में हिंदुस्तान की सत्ता किसके हाथों में होगी इसका निर्धारण कर दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है कि किस युद्ध में हिंदुस्तान की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, ये मतलब निर्णय कर देता है इस चीज़ का। तो वो बक्सर का युद्ध होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध था। यहीं से फिर मतलब एक अंग्रेज़ों ने अपना कदम जमा लिया था हिंदुस्तान में कि शासन करना है। तो ये था यहाँ पे बक्सर के युद्ध के बारे में। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ बक्सर के युद्ध की समाप्ति हो गई, तो भाई कुछ अब संधि भी होगी नवाबों से, जो हर युद्ध में देखने को इस टाइप का तो मिलता ही है आपको हिस्ट्री में। तो बक्सर का युद्ध यहाँ पे ख़त्म हुआ आपका। तो होता क्या है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि देखने को मिलेगी आपको। ये कई बार पूछा है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध में देखने को मिलती है, तो बक्सर के युद्ध में। इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी आपकी 1765 में, और ये किसके बीच होगी? शाह आलम द्वितीय। और ये कौन है? मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में किसके बीच? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और दूसरा इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी होती है, ये भी आपका 1765 में देखने को मिलेगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। तो ये दोनों संधि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह जो रहता है और रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा जो आपका होता है अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है।
ये दोनों 1765 में होते हैं। तो ये थे बक्सर के युद्ध से इम्पोर्टेंट जो है, जो इसके दूरगामी प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे और इसका जो कारण वगैरह था आप लोगों ने देख लिया ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे बंगाल का अंतिम नवाब आएगा, जो एग्ज़ाम में पूछता है यहाँ से कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन होता है, तो होता है आपका मुबारक दौला। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अब इससे एक पॉइंट याद रखना आप लोग को ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम का पार्ट बनता है और आया भी है, कि जो कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश रहता है, कौन रहता है आपका कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश? एलिजा इम्पे। और ये एलिजा इम्पे आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसमें क्या होता है कि 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और ये होती है, तो उसी का मुख्य न्यायाधीश रहता है ये एलिजा इम्पे। जो ये एलिजा इम्पे रहेगा, ये इसको फैंटम या फिर बेताल की संज्ञा दी। तो ऐसा एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किसने मतलब ऐसा पूछता है कि किस बंगाल के नवाब को फैंटम या बेताल की संज्ञा दी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा मुबारक दौला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने इस वीडियो में ये चीज़ देख लिया कि अभी हम लोगों ने बंगाल के बारे में सिर्फ देखा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रहेगा। हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे, जो आपका जो बच गया, जैसे अवध, हैदराबाद और ये विद्रोही राज और ये मुग़ल परिधि के बाहर के राज, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, मतलब अगले वीडियोज़ में देखेंगे। अभी हम लोगों ने बंगाल के बारे में आज समाप्त कर लिया। ये थे सारे बंगाल के नवाब के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।